बहुत समय पहले की बात है। एक दिन पेड़ के नीचे एक बुढ़िया बैठी हुई थी। तभी वहाँ से कमला गुजरती है। बुढ़िया कमला को देखकर उसे अपने पास बुलाती है। कमला, अरे ओ कमला, जरा यहाँ तो आ। क्या हुआ दाई? तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है बेटी, यहाँ आ मेरे पास। कमला बुढ़िया के पास जाती है। हाँ दाई, कहिए क्या बात है? बेटी, तेरी दोनों बेटियां कैसी है? जिसकी इतनी अच्छी दाई हो वो बच्चियां तो अच्छी ही होंगी ना दाई। आपने ही तो उन बच्चियों को पैदा करवाया था। बेटी, मुझे तुझसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। कहिए ना दाई, क्या बात है? बेटी, तेरी दोनों बेटियों के कुछ राज है जिसके बारे में तुझे भी नहीं पता। मैंने सोचा तुझे बता दूं, ये सही समय है उन दोनों बच्चियों का राज बताने का। और अब मेरी भी उम्र हो रही है। अगर मैं इस दुनिया से चली गई तो ये राज मेरे साथ ही चला जाएगा। क्या दाई, ऐसा क्या राज है मेरी बेटियों के बारे में जो मुझे भी नहीं पता? मेरी दोनों बेटियां शादी की उम्र की हो चली हैं। अब मुझे उन्हीं की चिंता रहती है। मेरी दोनों बेटियों की शादी कैसे होगी? अगर इन दोनों के पिता होते तो मुझे ज्यादा चिंता नहीं करनी पड़ती, लेकिन भगवान ने उन्हें मुझसे जल्दी छीन लिया। अब जो भी होगा देखा जाएगा। बेटी, तुझे अपनी बेटियों की चिंता करने की ज्यादा जरूरत नहीं। तेरी बेटियां लाखों में एक है और उनका भाग्य भी लाखों में एक है। ये क्या कह रही हैं दाई आप? मैं कुछ समझी नहीं। पहले मुझसे वादा कर, तू किसी से भी अपनी बेटियों के राज के बारे में नहीं बताएगी, ना अपने आसपास के लोगों से और ना रिश्तेदारों से और ना ही खुद अपनी बेटियों से। ठीक है दाई, मैं किसी से कुछ भी नहीं बताऊंगी। आप मुझे बताइए मेरी बेटियों के राज। बेटी, तेरी जो बड़ी बेटी है उसके पास एक जादुई शक्ति है, लेकिन वो शक्ति तभी सार्थक होगी जब उसकी शादी हो जाएगी। कैसी शक्ति दाई माँ? तेरी बेटी जिस भी वस्तु पर हाथ रखकर बोलेगी ये सोने का बन जाए, वो उसी वक्त सोने का बन जाएगा। अगर तेरी बेटी किसी महल को या मकान को बोले कि ये सोने का बन जाए तो वो सोने का बन जाएगा। अगर वो पत्थर पर भी हाथ रखकर बोलेगी कि ये सोने का बन जाए तो सोने का बन जाएगा। लेकिन क्या दाई माँ? लेकिन बेटी, उसके अंदर एक कमी भी है। कैसी कमी दाई, बताइए मुझे। बेटी, तेरी बेटी कभी माँ नहीं बन पाएगी। वो कभी संतान का सुख नहीं भोग पाएगी, क्योंकि संतान को जन्म देने की शक्ति उसके पास है ही नहीं। बस यही एक कमी है। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती बेटी। और दाई माँ, मेरी दूसरी बेटी का राज क्या है? बेटी, तेरी दूसरी बेटी में भी अद्भुत शक्ति है। तेरी दूसरी बेटी एक साथ 3 बच्चों को जन्म देगी, जिसमें से 2 बच्चे बेटे होंगे और 1 बेटी। और उन दोनों बेटों की खासियत ये होगी कि वो दोनों बेटे यानी तेरे दोनों नाती बड़े ही वीर और प्रतापी राजा बनेंगे, वो भी इसी राज्य के। और तेरी नातिन भी राजकुमारी बनेगी। हाँ, लेकिन बेटी याद रहे, अभी तुझे ये राज ही रखना होगा, समझी? ठीक है दाई माँ, मैं ये राज ही रखूंगी, किसी से कुछ नहीं कहूंगी। ऐसा कहकर कमला वहाँ से चली जाती है। लेकिन उन दोनों की बातें उस राज्य के राजा का मंत्री चुपके से सब सुन लेता है। अरे ये क्या मतलब, हमारे राज्य में इतनी शक्तिशाली लड़कियां हैं? ये बात तो सभी से छुपी हुई है। अच्छा हुआ मैंने सब सुन लिया। अब मुझे देर नहीं करनी चाहिए,
जल्दी से जाकर महाराज को बताना चाहिए। मंत्री भागता हुआ महल जाता है और सारी बात राजा जी को बताता है। मंत्री, क्या तुम सच कह रहे हो? जी महाराज, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। जरा सोचिए, अगर वे दोनों इस महल में आ जाएं, तो इस महल की दशा ही बदल जाएगी। ठीक है मंत्री जी, फिर मैंने फैसला ले लिया है कि उन दोनों लड़कियों से मैं ही विवाह करूंगा। जाओ उनके घर पर जाकर सूचित कर दो कि राजा जी उनकी दोनों बेटियों से विवाह करना चाहते हैं। ठीक है महाराज, मैं सुबह सुबह ही उनके घर चला जाऊंगा और आपके रिश्ते की बात करूंगा। अगली सुबह मंत्री घोड़े पर सवार हो उसी औरत के घर पहुंच जाता है। अरे कोई है? कौन है आप और यहाँ आपको क्या काम है? मैं दूसरे राज्य से आया हूँ। मेरे महाराज ने आपके लिए एक संदेश भेजा है। कैसा संदेश? महाराज आपकी दोनों बेटियों से विवाह करना चाहते हैं। क्या? पर ये कैसे संभव है? उनका और हमारा तो कोई मेल ही नहीं। हम ठहरे गरीब लाचार और वो नहीं नहीं, मैं तो ठीक से विवाह में खर्च भी नहीं कर पाऊंगी और ना ही कोई दहेज दे पाऊंगी। तुम फिक्र क्यों करती हो? महाराज ने कुछ सोच कर ही रिश्ता भेजा है। तुम फिक्र न करो, महाराज सारा खर्चा खुद उठाएंगे। तुम बस अपनी दोनों बेटियों का विवाह उनसे करा दो। अगर ऐसा है तो बड़ी अच्छी बात है। महाराज से कहिए मुझे ये रिश्ता मंजूर है। ठीक है। मंत्री अपने राज्य वापस आ जाता है। क्या हुआ मंत्री? महाराज, मैंने उन्हें विवाह के लिए मना लिया है। ये तो बड़ी अच्छी बात सुनाई मंत्री तुमने। अब इस काम में देरी मत करना। मंत्री दूसरे दिन उन दोनों लड़कियों को महल ले आता है। महाराज उन दोनों से विवाह करते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। राजा ने भी अपना कोई राज उन किसी को भी नहीं बताया था। एक दिन की बात है। मंत्री, अब काफी दिन हो गए हैं, क्यों न मैं एक बार देखूं कि बड़ी रानी के पास सच में कोई शक्ति है जिससे कोई भी चीज सोना बन जाए। जी महाराज, बिल्कुल। ठीक है फिर। राजा बड़ी रानी के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं, रानी, तुम उस पात्र को स्पर्श करो और कहो कि यह पात्र स्वर्ण में परिवर्तित हो जाए। महाराज, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? भला ये पात्र मेरे स्पर्श करने से स्वर्ण का कैसे बन सकता है? रानी, एक बार मेरा कहना मानो तो। ठीक है महाराज, आप जैसा कहें। राजा के कहने पर रानी वैसे ही करती है और वो पात्र स्वर्ण का बन जाता है, जिससे देख राजा खुश हो जाता है और रानी आश्चर्यचकित। महाराज, ये सब कैसे हुआ? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। रानी, मैं तुम्हारा ये राज बहुत पहले से ही जानता हूँ। तुम्हारे पास बचपन से ही अद्भुत शक्तियां हैं, लेकिन तुम ये राज ही रखना। किसी को इस बारे में बिल्कुल भी मत बताना। तुम्हारे शक्ति का प्रयोग हम उस वक्त करेंगे जब हमें जरूरत होगी। अभी हमारा राज्य, हमारी जनता खुशी खुशी रह रही है, किसी को कोई परेशानी नहीं है। पर रानी, तुम्हारे अंदर एक कमी भी है। वो क्या महाराज? रानी, भगवान ने तुम्हें एक शक्ति दी है तो दूसरी शक्ति छीन भी ली है। तुम कभी मां नहीं बन पाओगी, न ही कभी कोई संतान को जन्म दे पाओगी। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? क्या फायदा है ऐसी शक्ति का जब मैं अपनी खुद की संतान को जन्म ही नहीं दे सकती हूँ? महाराज, कोई वैद्य को बुलाइए या कोई उपाय हो तो मुझे बताइए, परंतु इस समस्या का निदान कीजिए। तुम फिक्र मत करो रानी, मैं जरूर कोई न कोई उपाय देखता हूँ। तुम फिक्र बिल्कुल भी मत करना। ठीक है महाराज। ऐसा कहकर बड़ी रानी अपने कमरे में चली जाती है और कमरे में बैठे बैठे सोचती है, ये तो मेरे लिए बड़ी दुखद खबर है। अगर ऐसा हुआ और मुझे कोई संतान नहीं हुई तो इस राज्य में मेरी कोई इज्जत ही नहीं रह जाएगी। इस महल के सभी लोगों के लिए फिर तो मैं एक नौकर के सामान ही रह जाऊंगी। लेकिन मैं अपना राज भी तो नहीं बता सकती किसी से। क्या करूं? मुझे तो बड़ी चिंता होने लगी है। कुछ समय बीतता है
तभी बड़ी रानी की छोटी बहन उसके पास आती है और कहती है, कैसी हो दीदी? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। मैं तो इतनी खुश हूँ कि मेरी खुशी सुनकर तुम भी खुश हो जाओगी। ऐसी क्या बात है जिससे मैं भी खुश हो जाऊंगी? दीदी, इस महल में नन्हे मुन्ने बच्चे आने वाले हैं, मैं गर्व से हूँ। बड़ी रानी चौंक जाती है। क्या? हाँ दीदी। क्या हुआ दीदी, आप खुश नहीं हुई? अरे नहीं नहीं बहन, मैं तो बहुत खुश हूँ। तूने मुझे इतनी बड़ी खुशखबरी सुनाई है तो क्या मैं खुश नहीं होंगी? अच्छा दीदी, मैं चलती हूँ, महाराज को भी ये खुशखबरी सुनानी है ना। छोटी रानी वहां से चली जाती है। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अगर मेरी छोटी बहन को बच्चे पैदा हो गए तो महाराज मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं करेंगे और ना ही इस राज्य का मुझे इज्जत देंगे। परंतु मैं क्या करूं? एक काम करती हूँ, इसको जान से मार देती हूँ। नहीं नहीं, इसके पेट में जो बच्चे हैं मुझे उसका पाप लगेगा। मुझे कुछ और सोचना होगा। समय धीरे धीरे व्यतीत होने लगता है और छोटी रानी के बच्चे पैदा होने का समय आ जाता है। अब तो समय भी आ गया बच्चों के जन्म लेने का। मुझे महाराज को बच्चे जन्म होने से पहले कहीं दूर भेजना होगा। बड़ी रानी बीमारी का नाटक करती है और बिस्तर पर लेट जाती है। कुछ दिनों तक वो बिस्तर से बिल्कुल भी नहीं उठती। जब ये बात राजा जी को पता चलती है तो राजा भी बड़ी रानी के पास भागे चले आते हैं और बड़ी रानी से पूछते हैं, क्या बात है रानी, तुम कल से बिस्तर पर लेटी हुई हो, तुम्हें कोई परेशानी है क्या? मैं किसी वैद्य को बुलाऊं? वो तुम्हारा उपचार कर तुम्हें औषधियां दे देंगे। नहीं महाराज, अब कोई फायदा नहीं है। मतलब मैं कुछ समझा नहीं रानी। महाराज, आपको मेरी खूबियों के बारे में तो पता है, पर आपको मेरी इस बीमारी के बारे में नहीं पता है। कौन सी बीमारी है रानी? ऐसी क्या बीमारी है तुम्हें जिसके बारे में मुझे पता नहीं? बताओ मुझे। महाराज, मुझे एक बहुत विचित्र बीमारी है जिसका इलाज किसी वैद्य के पास नहीं है। अब मैं जिंदा नहीं बचूंगी महाराज, मैं अब मर जाऊंगी। ऐसा मत कहो रानी, कोई न कोई हल तो जरूर होगा जिससे तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाए। एक हल है, लेकिन वो रास्ता बड़ा कठिन है। मुझे बताओ रानी, वो क्या रास्ता है? मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मैं हर संभव काम करूंगा जिससे तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाए। महाराज, यहाँ से कुछ कोस दूर एक जंगल है। उस जंगल में एक झरना है। उसी झरने के पास लगे पेड़ पर एक रहस्यमय पक्षी कबूतर रहता है। मुझे जब तक उसका गोश्त नहीं खाने मिलेगा मैं ठीक नहीं हो पाऊंगी। महाराज, समय बहुत कम है। कल सुबह सूरज उगने से पहले मर जाऊंगी अगर वो गोश्त मुझे नहीं मिला तो। रानी, पहले तो तुम शांत हो जाओ। तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। मैं किसी शिकारी को भेजकर उस कबूतर को मंगवा लेता हूँ। इसमें कौन सी बड़ी बात है? नहीं महाराज, ऐसा संभव नहीं है। वो कबूतर लाना किसी शिकारी के बस की बात नहीं है। फिर वो कबूतर मैं कैसे लाऊं तुम्हारे लिए? महाराज, अगर आप स्वयं जाकर उस कबूतर को लाएंगे तो कोई बाधा नहीं आएगी। उस कबूतर को सिर्फ आप ही ला सकते हैं। रानी, यदि ऐसी बात है तो मैं अवश्य उस जंगल में जाऊंगा। मैं तुम्हारी इस बीमारी को ठीक करने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। परंतु क्या महाराज? रानी, मुझे तुम्हारी छोटी बहन की भी बहुत चिंता है। उसके बच्चों का जन्म लेने का समय आ गया है और ऊपर से तुम बीमार भी पड़ी हो। महाराज, आप चिंता न करें, छोटी को मैं देख लूंगी। और वैसे भी आप सुबह तक तो आ ही जाएंगे ना? ठीक है, मैं गांव की दाई को बुला लेता हूँ और कुछ दासियों को भी कह देता हूँ। अगर जरूरत पड़ी तो दाई छोटी रानी का ख्याल रख लेगी। ठीक है महाराज, जैसा आप उचित समझे। तुम अपना ख्याल रखना और अपनी छोटी बहन का भी। मैं जल्दी आने की कोशिश करता हूँ। ठीक है महाराज। राजा जंगल की ओर निकल जाता है। बड़ी रानी राजा के जाते ही खड़ी हो जाती है।
जैसे वो कभी बीमार ही नहीं थी और दाई के पास जाती है। दाई माँ, मैं तुम्हें इतना धन दूंगी, इतना सोना दूंगी जितना तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। ये आप क्या कह रही है रानी? हाँ दाई माँ, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। बस आपको मेरा एक काम करना होगा। कैसा काम? जब मेरी छोटी बहन का बच्चा पैदा हो जाए तो उसके होश में आने से पहले तुम उसके बच्चे को वहां से हटा देना और उसकी जगह खरगोश के बच्चे रख देना। ये आप क्या कह रही हैं रानी साहिबा? मैं ये पाप कैसे कर सकती हूँ? अगर आपने मेरा ये काम नहीं किया तो महाराज के यहाँ आने से पहले ही आपको जान से मार डालूंगी। अब आप सोच लो दाई माँ, जान तो बचेगी ही, साथ में आपकी सोच से ज्यादा आपको सोना दूंगी। बस आप मेरा ये काम कर दो। दाई माँ उदास हो जाती है। दाई माँ सोच लो, तुम्हें मरना मंजूर है या मेरा काम करोगी? ठीक है ठीक है, मैं तुम्हारा काम करूंगी। कुछ देर में छोटी रानी को दर्द शुरू हो जाता है और छोटी रानी 3 बच्चों को जन्म देकर बेहोश हो जाती है। दाई माँ उन बच्चों को अपनी गोद में बड़ी रानी के पास लेकर आती है और कहती है, छोटी रानी ने इन 3 बच्चों को जन्म दिया है। ठीक है, ये लो खरगोश के बच्चे और इन बच्चों की जगह पर इन्हें रख दो। पर रानी साहिबा, इन बच्चों का मैं क्या करूं? जाओ, इन बच्चों को जंगल में फेंक आओ ताकि कोई जंगली जानवर इनका शिकार कर ले। दाई खरगोश के 3 बच्चों को छोटी रानी के पालने में रख देती है और उन तीनों बच्चों को टोकरी में रखकर जंगल में फेंक आती है। फेंक आई बच्चों को जंगल में? जी रानी। शाबाश। ये 2 बोरे सोने से भरे हुए हैं, इन्हें अपने साथ ले जाओ और अपना मुंह बंद रखना। कुछ देर बाद उसी जंगल से एक लकड़हारे की पत्नी लकड़ियां लेकर गुजरती है। तभी उसे उन बच्चों के रोने की आवाज आती है। ये इस जंगल में बच्चों की रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? मुझे जाकर देखना चाहिए। लकड़हारे की पत्नी आगे जाती है तो देखती है झाड़ियों के पास 3 बच्चे टोकनी में पड़े पड़े रो रहे हैं। हे भगवान, ये क्या? ये बच्चे यहाँ कौन छोड़ गया? आजा मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे। शांति उन बच्चों को लेकर अपने घर आ जाती है। अरे भाग्यवान, ये तुम किसके बच्चे उठा लाई? देखिए ना जी, इन प्यारे प्यारे बच्चों को कौन जंगल में छोड़ गया? अगर इन्हें कोई जानवर खा जाता तो, इसीलिए इन्हें अपने साथ ले आई। अरे पर भाग्यवान, ये किसके बच्चे हैं और कहाँ से हैं? लगता है भगवान ने हमें ये बच्चे दिए हैं। हमारी सूनी गोद को भरकर भगवान हमारा भला करना चाहते हैं। अब मैं इन्हें अपने बच्चों की तरह रखूंगी जी। वहीं दूसरी तरफ राजा जी जंगल से वापस आ जाते हैं। रानी, ये लो, मैं तुम्हारे लिए कबूतर का गोश्त ले आया। अब तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। रानी, क्या मेरे बच्चों ने जन्म लिया? क्या छोटी रानी स्वस्थ हैं? जी महाराज, छोटी रानी तो ठीक है, परंतु क्या रानी? छोटी रानी ने कोई बच्चे को जन्म नहीं दिया, बल्कि उसने खरगोश के बच्चे पैदा किए हैं। ये क्या बकवास है? भला कोई औरत खरगोश के बच्चे को कैसे पैदा कर सकती है? महाराज, मैं क्यों झूठ बोलूंगी? आप स्वयं जाकर देख लीजिए और दाई माँ से पूछ लीजिए। राजा छोटी रानी के कक्ष में जाकर देखता है तो उसे सच में खरगोश के बच्चे दिखाई देते हैं। राजा मंत्री के पास जाता है और कहता है, मंत्री, तुमने जो सोने वाली बात कही थी वो तो ठीक निकली, लेकिन तुमने जो 3 बच्चों वाली बात कही थी वो झूठ थी। शायद तुमने सुनने में कोई गलती की है, क्योंकि छोटी रानी को 3 बच्चे नहीं बल्कि 3 खरगोश के बच्चे हुए हैं। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? मैंने तो जो सुना था वही आपसे बताया था। खरगोश के बच्चे का तो कोई जिक्र ही नहीं था। मंत्री, जो होना था सो हो गया। अब मुझे वो छोटी रानी बिल्कुल भी नहीं चाहिए। उसे जाकर कैद खाने में कैद कर दो। ठीक है महाराज।
वहीं दूसरी ओर छोटी रानी को होश आ जाता है। मेरे बच्चे कहाँ हैं और ये खरगोश यहाँ कैसे आए? रानी साहिबा, आपने इन खरगोश के बच्चों को जन्म दिया है, आपने कोई बच्चे नहीं जन्मे। ये तुम क्या मजाक कर रही हो? भला मैं खरगोश के बच्चों को कैसे जन्म दे सकती हूँ? उसी समय कुछ सैनिक आते हैं और छोटी रानी को कैद खाने में डाल देते हैं। कुछ समय ऐसे ही बीतता है। एक दिन जब बड़ी रानी कहीं जा रही होती है, तभी उसे उस लकड़हारे के घर में सुंदर सुंदर बच्चे दिखाई देते हैं। इतने सुंदर सुंदर ये 3 बच्चे इस लकड़हारे के पास कहाँ से आए? मुझे इसके पास जाकर पूछना चाहिए। बड़ी रानी उसके पास जाती है। सुनो, ये बच्चे किसके हैं? तुम्हारे पास कैसे आए? मेरे ही बच्चे हैं रानी साहिबा। झूठ मत बोलो, तुम्हें तो बच्चे होते ही नहीं थे, फिर अचानक 3 बच्चे। सच सच कहो, ये बच्चे कहाँ से आए, वरना महाराज से कहकर तुझे कैद करवा दूंगी। शांति सारी बातें बड़ी रानी को बता देती है, जिससे बड़ी रानी चिंता में पड़ जाती है। वो अपने महल जाती है। क्या करूं, वो बच्चे तो छोटी रानी के ही हैं, और वो दाई जिसने छोटी रानी के बच्चे बदले वो भी अब मर चुकी है। पर हाँ, वो बच्चे तो छोटी रानी के ही हैं। पर अब क्या करूं? रानी बहुत सोचती है। हमारे महल में एक तांत्रिक जादूगर आता है, उसी से बात करती हूँ, शायद कोई उपाय निकाले। बड़ी रानी उस तांत्रिक जादूगर को बुलाती है और उसे उन बच्चों को मारने को कहती है। रानी, मुझे माफ करना, परंतु मैं किसी को मारकर ये पाप नहीं कर सकता। तो तुम क्या कर सकते हो अपने जादू से? रानी, मैं अपने जादू से किसी भी इंसान को पक्षी या जानवर बना सकता हूँ, और हाँ, मैं आदमी को भी पक्षी बना सकता हूँ। और अगर वो बच्चा लड़की हुई तो उसे मैं पक्षी नहीं बना सकता, केवल पुरुष को ही पक्षी बना सकता हूँ। और मृत्यु दंड देना मेरे बस की बात नहीं है रानी साहिबा। चलो ठीक है, तुम 2 बच्चों को तो पक्षी बना दो, और उस लड़की बच्ची का भी तो कुछ सोचना होगा ना। रानी साहिबा, मैं देखता हूँ अगर उसे भी पक्षी बना पाया तो। रानी सोने से भरी पोटली उस तांत्रिक जादूगर को दे देती है। जादूगर चुपके से उस लकड़हारे के घर जाता है और कुछ जादू मारता है, जिससे वो दोनों बच्चे पक्षी बन जाते हैं और उड़ जाते हैं। छोटी लड़की ये सभी देख लेती है और अंदर भाग जाती है, और गम में उसकी आवाज चली जाती है। बेटी, तेरे दोनों भाई कहाँ हैं? लड़की बहुत इशारे करती है, लेकिन कुछ समझ नहीं पाती। शांति भी अपने दोनों बच्चों को ढूंढती है, लेकिन उसे कहीं भी बच्चे नहीं मिलते। कई वर्ष बीत जाते हैं और लड़की जवान हो जाती है और बेहद खूबसूरत भी। बेटी, जा कुएं से जरा ठंडा पानी ले आ, बड़ी जोरों की प्यास लगी है। लड़की पानी लेने कुएं में आती है, तभी उसके ऊपर एक राजकुमार की नजर पड़ती है। कितनी सुंदर लड़की है, मैंने इतनी सुंदर लड़की कभी नहीं देखी। राजकुमार उस लड़की के पीछे पीछे उसके घर तक आ जाता है और उसकी माँ से कहता है, आपकी बेटी बहुत खूबसूरत है, मैं इससे विवाह करना चाहता हूँ। बेटा, तो इससे शादी करके क्या करेगा? ये तो गूंगी है, ठीक से बोल ही नहीं पाती है। बचपन में तो ऐसा नहीं था, अचानक से ही उसके साथ ऐसा हुआ, और उसके दोनों भाई भी न जाने कहाँ चले गए। आप उसकी फिक्र न करें, अगर ये जन्म से गूंगी नहीं है तो मैं इसका इलाज कराने की पूरी कोशिश करूंगा। राजकुमार लड़की से विवाह करके उसे अपने घर ले आता है। समय बीतता है और उसे एक बच्चा हो जाता है, लेकिन फिर भी वो नहीं बोल पाती। सैनिकों, जाओ जाकर ऐलान कर दो कि जो भी राजकुमारी को बुलवा देगा मैं उसे अपना राज्य दे दूंगा। सैनिक ऐलान कर देते हैं। दूसरे दिन एक कसाई राजकुमार के पास आता है और कहता है, राजकुमार, मैं राजकुमारी को बुलवा सकता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है, फिर बुलाओ राजकुमारी को। कसाई राजकुमार के पास जाता है और कहता है, राजकुमारी,
बोलो नहीं तो मैं तुम्हारे इस बच्चे को काट दूंगा। राजकुमारी नहीं बोलती। कसाई राजकुमारी के सामने चाकू छुरा लेकर दूसरे कमरे में जाता है और उसमें खून लगाकर आता है। देखा, तुमसे कहा था ना बोलो, तुम नहीं बोली, मैं तुम्हारे बच्चे को काट दिया। इतना सुन राजकुमारी फूट फूट कर रो पड़ती है। जालिमों, एक तो मेरे साथ बचपन से बुरा हुआ, मुझे मेरे माता पिता से अलग होना पड़ा और मेरे दोनों भाई भी मुझसे अलग हो गए, और अब तुमसे मेरी ये खुशी भी नहीं देखी गई। तुमने मेरे मासूम से बच्चे को मौत के घाट उतार दिया। बस करो राजकुमारी, हमारा बच्चा जीवित है। हमने तो ये सिर्फ तुमसे बुलवाने के लिए कहा था। अब तुम मुझे सब कुछ सच सच बताओ। राजकुमारी एक एक बात राजकुमार को बताती है। तुम फिक्र मत करो। राजकुमार एक जादूगर को बुलाता है और जंगल ले जाता है, जहां जादूगर उन दोनों पक्षियों को अपने जादू से बुलाता है। राजकुमार, ये रहे वो दो बच्चे। अब जल्दी से अपने जादू से इन्हें असली रूप में ले आओ। जादूगर अपने जादू से उन दोनों पक्षियों को बच्चों रूप में ले आता है। मेरे दोनों भाई ठीक हो गए। ओह मेरे भाई। कौन हो तुम? भाई, मैं तुम्हारी बहन हूँ। नहीं, तुम हमारी बहन नहीं हो सकती। हमारी बहन तो छोटी थी। राजकुमारी सारी बातें उन्हें बताती है, जिसके बाद राजकुमार उन तीनों बच्चों को राजा जी के पास लेकर जाते हैं और राजा जी से हर एक बात बताते हैं। दुष्ट औरत, तूने ये क्या किया? मेरे बच्चों को मुझसे इतने सालों तक दूर रखा। तेरी वजह से ही छोटी रानी को कैद में रहना पड़ा। मंत्री, इस दुष्ट को कैद खाने में डाल दो और मेरी छोटी रानी को ले आओ। राजा अपने तीनों बच्चों को गले से लगाकर खूब रोते हैं और छोटी रानी से भी माफी मांगते हैं। फिर सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।